Hello students, my name is Sipragupta from SKLGD Public School. Today I teach you about the first chapter of history, rise of nationalism in Europe. कि इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म था वो कैसे राइज हुआ है, इस बारे में आप पढ़ेंगे। भाई यूरोप के अंदर नेशनलिज्म नहीं है, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप के अंदर जो कंट्रियां हैं वहाँ पर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कैसे डेवलप हुई है। अगर हम आपसे कहें कि एशिया के अंदर नेशनलिज्म, तो एशिया तो भाई कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी कंट्रीज आएंगी उनके अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, नेशनलिज्म की फीलिंग। ठीक है, नेशनलिज्म यूरोप, अब यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, तो वहाँ पर स्टार्टिंग किस कंट्री से हुई है वो आपको हम इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और मेनली किन कंट्रियों को आप पढ़ेंगे, 4 कंट्रीज को। फ्रांस, सबसे पहले नेशनलिज्म की जो फीलिंग हुई थी वो कहाँ से डेवलप हुई थी, फ्रांस से जर्मनी से, और जर्मनी से इटली, और इटली से ब्रिटेन। इस तरह से वहाँ पर चला था। नेशनलिज्म का मतलब ये था कि इससे पहले की अगर हम बात करें कि आज हम सारी कंट्रियों को देख रहे हैं, यूरोप की ऑलमोस्ट कंट्रीज कैसी हैं, रिपब्लिक कंट्रीज हैं। लेकिन 17th सेंचुरीज और मिड 18th सेंचुरीज के टाइम पीरियड्स में ये कंट्रीज कैसी नहीं थी, रिपब्लिक नहीं थी। वहाँ पर भी मोनार्की सिस्टम था, डायनेस्टिक रूल चल रहा था। जैसे कि आपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि लुइस 16 जो थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करना चाहा था, और उनके टैक्स को इंक्रीज करने की वजह से वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया था, प्रोटेस्ट कर दिया था कि नहीं, हमारा जो थर्ड स्टेट्स के लोग के आपको याद होगा कि देखो भाई, आपको जोड़ना पड़ेगा कि जो आप 9th क्लास की हिस्ट्री में जो आप पढ़ के आए हैं वो 10th क्लास की हिस्ट्री उसी से ही आपकी ऐड है। फ्रांस की आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको एक बार रिमाइंड या रिकॉल आपको करनी चाहिए। उसमें आपने देखा होगा कि फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी। नोबल्स थे, क्लैरिजी थे, और वहाँ पर थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो लोग टैक्स पे कर रहे थे। नोबल्स लोग कौन थे, जो लोग किससे बिलोंग करते थे, जो राजा था उसकी फैमिली के जो लोग थे वो लोग क्या कहला रहे थे, नोबल्स कहला रहे थे। जो क्लैरिजी थे वो कौन थे, जो चर्च के प्रीस्ट थे, चर्च के जो फादर थे, जिन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ा था और उनके पास लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज थी। इस कारण से, लेकिन जो लोग पुअर वर्ग के लोग थे, छोटी क्लास के वर्ग के लोग के थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, वो सारे टैक्सेस को क्या कर रहे थे, पे कर रहे थे। तो वहाँ पर भी कौन सा ही रूल चल रहा था, डायनेस्टिक रूल चल रहा था। और जो फ्रांस की जो कंडीशन थी, फ्रांस की कंडीशन खराब क्यों हो रही थी, फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो क्यों खराब हो चुकी थी, क्योंकि लुइस 14 आपने पढ़ा था ना 6th क्लास। अगर आपने 9th क्लास बहुत अच्छे से फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है तो आप रिकॉल करेंगे, आपको वो सारी चीजें आएंगी कि जो लुइस 16 थे उन्होंने 14 में क्या किया था, उन्होंने कंटिन्यूसली 7 इयर्स तक ब्रिटेन से वॉर किया था। ब्रिटेन से कंटिन्यूसली वॉर होने की वजह से जो फ्रांस की कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं खराब हो गई थी, और इस कारण से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही थी। 17-18 सेंचुरीज के टाइम पीरियड्स में वहाँ पर की जो पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज हो रही थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स की प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये सारी चीज़ें क्या थी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी। इस चैप्टर को बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ में आएगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे। इमरजेंस इज द नेशन स्टेट। जो आज हमें नेशन स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो रिपब्लिक हैं, वो क्या थे, वो पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे। कैसे एम्पायर थे, वही जो आज हम नेशनल स्टेट्स जो हम देख रहे हैं, जर्मनी देख रहे हैं, हम इटलीज देख रहे हैं, हम सारे रिपब्लिक, नॉर्थन रिपब्लिक प्लेस देख रहे हैं, वो पहले क्या थे, डायनेस्टिक एम्पायर थे ऑफ कहाँ के, यूरोप के। और जहाँ पर डायनेस्टिक रूल होता था, एक राजा और उसकी कई जनरेशन। लुइस 16 के बाद लुइस 17 फिलिप क्या बने थे, फ्रांस के जो राजा बने थे। तो मीन्स कहीं ना कहीं लुइस फर्स्ट आए होंगे, लुइस सेकंड आए होंगे, थर्ड आए होंगे, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 14th, 15th, 16 और 17। तो ये डायनेस्टिक रूल चल रहा था। लेकिन आज के डायनेस्टिक रूल नहीं, आज तो मॉडर्न स्टेट नेशन बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी जब मॉडर्न स्टेट नेशन बने थे, तो उनको बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आए होंगे वहाँ के लोगों ने। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि आज वर्ल्ड की ऑलमोस्ट कंट्रीज जो हैं वो कैसी हैं, रिपब्लिक कंट्रीज हैं। तो रिपब्लिक कंट्रीज बनने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस भी तो हुए होंगे। वो क्या क्या चैलेंजेस थे,
और बेटा आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी हिस्ट्री की जो बुक है उसको ओपन करके रखेंगे, ठीक है। ओपन आप करेंगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर में आपकी फर्स्ट पेंटिंग दी गई है और उस पेंटिंग को किसने बनाया है, फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है। ये आप नेम याद रखेंगे क्योंकि 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है। 1 मार्क्स से क्वेश्चन देखिए आप यहीं से आपके बनते हुए चलेंगे। तो फ्रेडरिक सोरियो ने एक पिक्चर्स बनाई है, उस पिक्चर्स में उन्होंने ड्रीम वर्ल्ड बनाया है कि ड्रीम वर्ल्ड कैसा है हमारा, कि वाइट ड्रीम दिखाया है कि जो सोसाइटी होगी वो कैसी होगी, सोशल रिपब्लिक। उन्होंने पूरी कंट्रीज को कैसा बताया है, रिपब्लिक शो कराया है कि हर तो वहाँ पर क्या है कि हर कंट्रीज के वहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर्स जो बनी हुई है उसमें हर कंट्रीज के लोग क्या हैं। सबसे पहले फ्रांस कंट्रीज के लोग हैं जो अपना फ्लैग लिए हैं, जिनका फ्लैग भी कैसे कलर का है, ट्रे कलर का है। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोर्शिया, ये सारी कंट्रीज के जो लोग हैं वो अपनी अपनी फ्लैग हाथों में लिए और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चले आ रहे हैं, कतारें दिखाई दे रही। तो वो पिक्चर्स किसने बनाई है, फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है। वहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि राइज इन नेस्लेस इन यूरोप। कंटिन्यूअसली वही टॉपिक है। नेस्लेस जो है वो यूरोप में किस तरह से, सबसे पहले हम देखेंगे आखिरकार नेस्लेस जो होता है वो क्या है। नेस्लेस मीन्स होता है कि जो लोगों को अपने देश के प्रति जो भक्ति होती है देश के प्रति, वही क्या कहलाता है, नेस्लेस कहलाता है। ए फीलिंग ऑफ लव, जब हमारी जो फीलिंग होती है किसके प्रति, अपनी कंट्री के प्रति, तो वही फीलिंग ही हमारी नेस्लेस कहलाती है। ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ऑन कंट्रीज, जब अपनी कंट्री के लिए जो लव और जो फीलिंग्स होती है वही क्या कहलाती है, हमारी नेस्लेस कहलाती है। अब भाई नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, नेशन स्टेट होते हैं इज द वन ऑफ द इन विच सिटीजन, एक ऐसा स्टेट। अच्छा हाँ, इंडिया जो है, इंडिया कितने स्टेट है इन द प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे 29 नहीं है, 28 है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हट गया। तो 28 जो स्टेट है, हर स्टेट के अगर हम लोगों की बात करें, आज यूपी जो है, यूपी में रहने वाले लोग क्या ऐसा स्टेट वो कहलाता है जहाँ के लोग एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक कॉमन आइडेंटिटी, इसको जब शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्टेट कहलाते हैं। लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें तो हम कोई स्टेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी आर इंडियन। जब हम अब्रॉड जाते हैं, हम किसी अदर कंट्रीज में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, वी आर बिलोंग टू यूपी, वी आर बिलोंग टू एमपी, वी आर बिलोंग टू हरियाणा। नो, हम वहाँ पर सिर्फ क्या अपनी आइडेंटिटी हम कैसे शो करते हैं कि वी आर इंडियन, हम इंडियन है। तो नेशन स्टेट वही होते हैं, नेशन स्टेट इज द वन ऑफ द विच सिटीजन शेयर द सेंस, कॉमन उनके सेंस होते हैं, कॉमन आइडेंटिटी उनकी पहचान होती है, एंड कॉमननेस इन द हिस्ट्री, कहीं ना कहीं वो उनका इतिहास जो होता है वो सेम एक ही हिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, और कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज, और उनकी जो लैंग्वेज होती है उस एरियाज में रहने वाले या उस प्लेस में रहने वाले लोगों की सेम होती है, तो वो प्लेस क्या कहलाता है, नेशन स्टेट कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू हुआ होता है, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपका हेडिंग जो दी गई होगी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडिया ऑफ नेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले अगर हम ईयर की बात करते हैं, एक पिक्चर्स के थ्रू दिया गया है 1789 में। फर्स्ट क्लियर द एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म 1789, नेशन जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव एंड आइडेंटिटी, वही हमारा क्या कहलाता है, नेशन कहलाता है। हर नेशन, अच्छा हम जैसे बात करते हैं इंडिया कि इंडिया की हमारी क्या पहचान है, हम किसी जब कंट्री में जाते हैं तो हमारी इंडिया की क्या पहचान, हमारा जो फ्लैग है उस फ्लैग से हम अपनी इंडिया की पहचान शो कराते हैं कि हमारा इंडिया का जो फ्लैग है वो ट्री कलर का है। और दूसरी कंट्री अगर जो हम फ्लैग, जैसे कि हमारे यहाँ जब क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम जब दूसरी कंट्रीज में जाती है तो सबसे पहले वो अपने फ्लैग को ही क्या करती है, वहाँ पर फ्लैग को होस्टिंग करती, तो फ्लैग को होस्ट करती, तब वो पहचान है इंडिया की कि हमारी इंडिया की पहचान क्या है, जो हमारा फ्लैग है। ऐसे ही नेशन जब बना तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ आइडेंटिटी भी होनी चाहिए कि भाई एक कंट्री जो है उसकी क्या आइडेंटिटी है, उसकी आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, उसका फ्लैग होना चाहिए, उसका नेशनल एंथम अपना खुद का होना चाहिए, और वहाँ की कुछ
इम्पॉर्टेंट जो स्टैम्प्स हैं वो भी होने चाहिए। द आइडिया ऑफ ला पैट्रे एंड सिटोयन, तो वहाँ पर क्या था कि जो ला पैट्रे था कि हम अपनी माता भारत को हम क्या कहते हैं, हम अपनी भारत को क्या कहते हैं, भारत माता। लेकिन वहाँ पर जो ला पैट्रे जो स्टार्ट किया गया था, ला पैट्रे मीन्स था वो अपने जो फ्रांस थे उसको वो क्या कह रहे थे, पिता कह रहे थे, फादर। ला पैट्रे मीन्स होता है फादर, अपनी लैंड को वो क्या कह रहे थे, फादर कह रहे थे। कौन लोग कह रहे थे, ला सिटोयन, जो वहाँ के रहने वाले सिटीजन थे। सिटोयन से मतलब यहाँ पे सिटीजन दिया गया है कि वह फ्रांस के जो सिटीजन्स थे वो अपनी कंट्री को क्या कह रहे थे, ला पैट्रे। ये बेटा इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे, जो मेन पॉइंट है उनको आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे कि ला पैट्रे मीन्स फादरलैंड। हम अपनी इंडिया को क्या कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं या फादरलैंड कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं। न्यू फ्रेंच फ्लैग, वहाँ पर भी एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया और जो भी कैसे कलर का था, 3 कलर का था। वो भी कैसे कलर का है, 3 कलर का है। देखिए आइडेंटिटी की बात हो रही है, कितनी आइडेंटिटी मिली है, 2 अभी तक कितनी मिली है, ला पैट्रे। अपनी कंट्री को क्या कह रहे हैं, ला पैट्रे कह रहे हैं। फ्लैग उनका कैसे कलर का है, 3 कलर का है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, और उन्होंने भी क्या फॉर्मेशन की, नेशनल असेंबली, कि हमारी पहचान किससे होती है, हमारी खुद की भी क्या होनी चाहिए, नेशनल असेंबली होनी चाहिए। तो तीसरी आइडेंटिटी, और जिसमें कैसे सिटीजन होंगे, एक्टिव सिटीजन। भाई एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन ये आप लोगों ने पढ़ा है 9th। एक्टिव सिटीजन दोज पर्सन थे जो लोग क्या पे करते थे, जो लोग टैक्सेस पे करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो लोग एजुकेटेड थे। सिर्फ उन्हीं को ही किसका राइट था, असेंबली में बैठने का राइट था, और वही लोग क्या पे करते थे, टैक्सेस पे करते थे। न्यू हाइम्स होनी चाहिए। वर कंपोज्ड, हाइम्स मीन्स होती है, वैसे हाइम्स का एक होता है कि श्लोक, लेकिन श्लोक में कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी ओथ जो हों जिनको क्या किया गया था, लिया गया था, टेकन लिया गया था, वो सारी चीज़ें कंपोस्ट की गई। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, और कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइज, एक सेंटर में एक पावरफुल क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए। वॉज सेटअप, क्या होना चाहिए, वहाँ पर सेटअप होना चाहिए था। इंटरनल कस्टम्स, और इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज हैं ड्यू टू वर एबॉलिस्ड, और उनको क्या किया जाना चाहिए था, एबॉलिस्ट किया जाना था। कस्टम ड्यूटीज में क्या थी कि फ्रांस के अंदर जो कंट्रीज थी, मान लीजिए वहाँ पर फ्रांस कई छोटे छोटे पार्ट में जैसे डिवाइड था, मोनार्की थी तो अलग अलग राजा थे, राज्य चल रहा था। जब मोनार्की हटाई जाएगी, रिपब्लिक आएगा, तो सेंट्रल क्या होगी, एक रिपब्लिक बनेगा कि वहाँ पर एक्टिव सिटीजन जो होंगे उनको वोट डालने का राइट प्रोवाइड किया जाएगा। तो कह रहे थे कि जब इंटरनल जो कस्टम है कि यहाँ के राजा अलग टैक्स लेते थे, यहाँ के राजा अलग टैक्स लेते थे, तो अगर जो लोग ट्रेडर्स थे, जो लोग मर्चेंट थे, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी कि यहाँ पर भी टैक्स दिया, यहाँ पर भी टैक्स दिया, यहाँ पर भी टैक्स दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये टैक्सेस एक होना चाहिए। अब जैसे इंडिया के अंदर GST लगा है, भाई वो क्या है बताइए आप लोग, वो भी तो क्या है, वो हमारा जो GST है वो भी तो एक सिंगल टैक्स ही तो है, जो कई सारे टैक्स पे करने पड़ते थे जो ट्रेडर्स थे, उनसे उन्हें क्या मिला, रिलीफ मिला है कि GST है भाई सिंगल टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ही वहाँ पर भी यही सिस्टम किया गया कि वहाँ पर क्या, कौन सा सिस्टम किया गया कि वहाँ पर जो कस्टम ड्यूटीज़ थी वो क्या हो गई, उनको हटाया गया और एक ही ड्यूटीज़ लगाई गई। यूनिफॉर्म सिस्टम किसमें कि यूनिफॉर्म, अच्छा आज आप बताइए आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की पहचान है यूनिफॉर्म सिस्टम है। वहाँ पर भी वही यूनिफॉर्म सिस्टम किया गया। एंड वेट एंड मीजर, जो वेट और मीजर्स के जो सिस्टम थे उनको भी इक्वल किया गया। पहले फ्रांस कंट्री के ही अंदर जो मोनार्की सिस्टम था, जहाँ पर अलग अलग कई पार्ट में जो कंट्रीज डिवाइड थी, वहाँ पर वेटिंग सिस्टम अलग अलग था। किसी प्लेस पे जाते थे वहाँ पर 1 kg की नाप कोई और थी, 1 मीटर की नाप कोई और थी। तो इक्वल वेट किया गया जो सभी जगह मान हो, और इक्वल क्या किया, मेजरमेंट सिस्टम को क्या किया गया, वहाँ पर फॉलो किया गया। रीजनल डायलेक्ट, जो रीजनल डायलेक्ट है उनको क्या किया, वर डिस्करेज्ड, उनको कम प्रमोट किया गया, और जो फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडेंटिटी को, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसकी आइडेंटिटी को क्या किया गया कि ये सारी अगर आइडेंटिटी किसी कंट्री को, अगर नेशन को बनना है तो
इस कंट्री की इतनी ये सारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब अच्छा आप बताइए, कंपेयर करिए कि इन सारी आइडेंटिटी में इंडिया में कौन सी आइडेंटिटी नहीं है? सारी है, क्योंकि सिर्फ नेम चेंज हो रहे हैं, प्लेस चेंज हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो फीलिंग्स हैं, वहाँ के जो तरीके हैं, वो सारे सभी कंट्रियों में क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट टॉपिक में होगा।